आज हम बात करेंगे बजट की। दिस वाज द मोस्ट अवेटेड डे आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स। तो बिकॉज ये होता है रोड मैप जो हमारी इकोनॉमी कंट्री नेक्स्ट 1 ईयर में जिस जिस पे चलेगी और जहाँ जहाँ प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी, तो कंट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, मोस्ट नेसेसरी डिसीजंस लेने के लिए, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए ये बजट बहुत चीज़ों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये एक डायरेक्शन तय करता है एक कंट्री की, हमारे कंट्री की, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमी, ऑल अबाउट द सेक्टर्स एंड ऑल अबाउट द कंट्री। सो आइए शुरू करते हैं। द की फीचर्स ऑफ द बजट 2024-25। इस साल का जो बजट था उसका रोड मैप था विकसित भारत, पर रोड मैप फॉर द परस्यूट ऑफ विकसित भारत। विकसित भारत जो इस मोदी सरकार का सपना है, इसकी अचीवमेंट के लिए ये बजट था, उसकी तरफ एक कदम है। तो इसमें चार चीज़ों पे, चार कास्ट पे फोकस की गई थी। अन्नदाता, फार्मर्स पे, गरीबों पे, युवाओं पे और महिलाओं पे, वुमेन। फार्मर, पुअर, यूथ और वुमेन, इन चार चीज़ों पे फोर कास्ट हैं। इस फोकस फॉर द फोर मेजर कास्ट हैं इसमें। और इस बार की थीम थी एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास। सबको पता था कि एम्प्लॉयमेंट बार बार विपक्ष एक मुद्दा उठाता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही, ये नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कंट्री में। तो इस बार का फोकस था एम्प्लॉयमेंट पे, स्किलिंग पे, एमएसएमईज पे और मिडिल क्लास पे। बिकॉज स्किलिंग के बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती, हर कोई सरकारी नौकरी के लिए नहीं बैठ सकता है। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे इस बजट में क्या क्या है। आइए शुरू करते हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी एंड रिजाइलेंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्षेत्र को बढ़ावा देना, बिकॉज हमारी एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है और मेजर चंक हमारी लोगों का, हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेटअप टू ब्रिंग फोकस ऑन रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटी। सबको पता है रेजिलेंट वैरायटीज, सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिसके कारण बारिश कम हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो इस पर रिसर्च होगी कि कैसे क्या ऐसी फसलें डेवलप करी जाएं रिसर्च से, और प्रोडक्ट जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े उनकी, यानी पैदावार बढ़े, और क्लाइमेट रेसिलेंट वैरायटीज़ जो अब इस गर्मी में धूप झेल जाएं, कम पानी में हो जाएं, ऐसी चीज़ों के लिए रिसर्च सेंटर सेटअप होंगे। दूसरा, आत्मनिर्भरता। ऑयल सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन और सनफ्लावर की सीड्स जो हैं, ये हम अपने देश से हम इनको प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस साल, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े, हम खुद पे निर्भर रहें। सेकंड, एक नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी है जो सेटअप होगी, जो सिस्टमेटिक और ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर में बहुत मदद करते हैं, उनके ऑल अराउंड डेवलपमेंट में मदद करेगी। थर्ड क्या है, वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन, जो एफपी प्रमोशन ऑफ एफपीओस, कोऑपरेटिव्स और स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा, जो वेजिटेबल सप्लाई चेन को कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग में हेल्प करें। और 100 नई नई हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज फसलों की, 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी रिलीज फॉर कल्टीवेशन बाई फार्मर्स। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में करेगी। नेचुरल फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट ने कहा है 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग, जो आजकल चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, उसकी तरफ बढ़ावा देने के लिए फार्मर्स को 1 करोड़ फार्मर्स को हेल्प की जाएगी, जो सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग नेक्स्ट 2 इयर्स में गवर्नमेंट हेल्प करेगी। जो उनकी बाकी 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स भी इस्टेब्लिश करेगी गवर्नमेंट। बाकी श्रिम्प यानी झींगा प्रोडक्शन झींगे के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को जो फैसिलेट करेगा वो नाबार्ड फैसिलेट करेगा, इनको फाइनेंस करेगा, इनके प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट को। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कवरेज ऑफ फार्मर्स इन देयर लैंड्स 3 इयर्स, डिजिटल क्रॉप सर्वे 400 डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, और इशुएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड्स हर किसान के पास होता है, जिससे वो अपनी फसलों की पैदावार के लिए पैसा ले पाता है क्रेडिट पे। बाकी बाद में वो सीजन के बाद उन्हें चुका देते हैं। 3 है, जो एक तो जो नए अभी आ रहे हैं जॉब करने, उनके लिए क्या है कि 1 महीने की जो तनख्वाह है टू द न्यू एंट्रेंट्स इन ऑल फार्मर सेक्टर, 3 इंस्टॉलमेंट में अप टू 15,000 गवर्नमेंट देगी, यानी 5,000 रुपये महीने तक का गवर्नमेंट देगी। अगर कोई कंपनी किसी को हायर करती है तो गवर्नमेंट देगी उसके सैलरी के 5,000 रुपये। और इससे जो है 210 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। स्कीम बी किसके लिए, जो जॉब क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग में मदद करे। तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज लिंक टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, इंसेंटिव फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफिक स्केल फॉर द फर्स्ट 4 इयर्स।
पहले 4 साल के लिए इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट फॉर द ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, और इससे 30 लाख युवाओं को फायदा होगा। स्कीम सी में क्या है, ये एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करने के लिए बनी है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होगा अप टू 3,000 पर महीने, वो 2 साल के लिए न्यू हायरीज के लिए गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देगी। और जो जो रेंट पे लोग रहते हैं उनके लिए भी इजी करने के लिए ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट्स को डेवलप करेगी गवर्नमेंट। एनर्जी और सिक्योरिटी में क्या करेगी गवर्नमेंट, एनर्जी और सिक्योरिटी में एक भारत स्मॉल रिएक्टर सेट करेगी। आपको पता है कि एनर्जी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है उसमें, और वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, प्लस बहुत इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारत स्मॉल रिएक्टर करेगी और इसमें R&D यूनिट भी सेट होगी न्यूअर टेक्नोलॉजीज और न्यूक्लियर एनर्जीज के लिए। बाकी पम्प स्टोरेज पॉलिसी, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज और फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का फोकस है। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी भी इसे कहते हैं, जिससे बहुत पॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे जो पानी से होती है बिजली जनरेट, तो उसमें क्या होता है, पानी वेस्ट होता है, लेकिन अगर सोलर से होती है तो सोलर वेस्ट नहीं होता है, प्लस ये इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करती। तो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इनके लिए इसको बढ़ावा देगी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट इस पर शुरू से फोकस है। AUSC थर्मल, द जॉइंट वेंचर बिटवीन NTPC और भेल से सेटअप करेगी 800 मेगावाट का कॉमर्शियल प्लांट। एनर्जी ऑडिट भी करेगी गवर्नमेंट। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी। गवर्नमेंट का फोकस है कि वो जो हमारी इंडस्ट्रीज है नेट जीरो कार्बन का जो गवर्नमेंट का सपना है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस करके। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे, शिफ्टिंग टू क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट इन 60 क्लस्टर्स में, नेक्स्ट फेज एक्सपेंड टू 100। पहले 60 क्लस्टर्स में शुरू करेगी गवर्नमेंट, पूरे देश में कुछ क्लस्टर्स में बांटेगी, उसमें से 60 क्लस्टर्स में शुरू करेगी, फिर 100 नेक्स्ट फेज में 100 क्लस्टर्स में ले जाएगी ये। ठीक है, हमने ये देख लिया। 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑप्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अंदर व्हाट, जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा दे रहा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिली है। 300 यूनिट पर मंथ फ्री है, और 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 14 लाख एप्लीकेंट्स हैं अभी तक। ठीक है, प्रायोरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोविजन, ये जो शुभ नंबर है 11,11,111 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे 3.4% ऑफ द GDP लगाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। 1.5 लाख करोड़ टू द स्टेट्स एज लॉन्ग टर्म फ्री इंटरेस्ट लोन टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन। स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ रुपए देगी गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन कि भैया आप अपने रिसोर्स एलोकेशन करें। तो 1000 रूरल हैबिटेशंस। ठीक है, इरिगेशन एंड फूड माइग्रेशन में फूड मिटिगेशन, फ्लड इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन पे फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट्स विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़ सच एज कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक एंड 20 अदर ऑनगोइंग एंड न्यू स्कीम। जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, इरिगेशन पानी बिल्कुल नहीं, जैसे कुछ जगह इंडिया में जहाँ पे बाढ़ आ जाती है बारिश में, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पानी नहीं, तो गवर्नमेंट का प्लान है कि किसी तरह जो बाढ़ वाले एरिया हैं इनको कनेक्ट कर दे उससे, जहाँ पे सूखा पड़ा है तो इससे हेल्प हो जाएगी, वहाँ बाढ़ भी नहीं आएगी और यहाँ पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट असम और सिक्किम उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, और तो नदियाँ ज़्यादातर उत्तराखंड से जनरेट होती है, तो फ्लड आने के चांसेस आते हैं, तो वहाँ पे हेल्प करेगी। असिस्टेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन हिमाचल प्रदेश में भी गवर्नमेंट करेगी, जहाँ जहाँ बाढ़ ग्रसित एरिया तो उन्हें रिहेबिलिटेट करेगी दूसरी जगह शिफ्ट करने में। ठीक है, टूरिज्म को कैसे करेगी, विष्णुपद टेम्पल जो है उसके कॉरिडोर को डेवलप करेगी, और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को भी डेवलप करेगी काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर की तरह। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर अंडरटेकन विच होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन। तो जो राजगीर है, जो सबको पता है हिंदुओं, बुद्धिस्ट और जैन के लिए एक अच्छा बड़ा धार्मिक स्थल है, वहाँ का भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट करेगी। डेवलपमेंट ऑफ नालंदा, जो अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ पे, तो नालंदा को जो है वो टूरिस्ट सेंटर करेगी, टूरिस्ट सेंटर की तरह डेवलप करेगी। अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे तो नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट करी थी उन्होंने, अब उसे वो टूरिस्ट सेक्टर की तरह भी डेवलप करेंगे। असिस्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ उड़ीसा सीनिक ब्यूटी टेम्पल्स मोन्यूमेंट्स क्राफ्ट्समैनशिप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उड़ीसा बहुत एक रिच स्टेट है किसमें, क्राफ्ट्समैनशिप में, वहाँ पे जंगल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेचुरल ब्यूटीज बहुत हैं,
और बीचेस हैं, समुद्र है। अभी सबने पढ़ा है उड़ीसा के बारे में, जगन्नाथ जी की यात्रा के बारे में सब जानते हैं उड़ीसा में क्या क्या है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। इनोवेशन रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या करेगी, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करेगी। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च और इनोवेशन को कॉमर्शियल स्केल पे लेके 1 लाख करोड़ रुपए से। स्पेस इकोनॉमी, स्पेस पे भी ध्यान दें, वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1,000 करोड़ भी सेटअप करेंगे, ठीक है। ये बात करेगी गवर्नमेंट इनोवेशन रिसर्च और डेवलपमेंट पे। प्रायोरिटीज में अगला क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जन रिफॉर्म, रूरल और अर्बन रिलेटेड एक्शंस में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन, अभी तक गवर्नमेंट जो क्या कर रही है कि वो अब जियो टैग करके यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आपकी जमीन है तो उसका एक भू आधार होगा, वो सारी जमीनों के लिए करेगी। सर्वे ऑफ मैप्स एज पर करंट ओनरशिप, अभी जो है गवर्नमेंट ने सैटेलाइट, अब गवर्नमेंट सैटेलाइट से मैपिंग करती है, तो अब देखिए भैया किसके पास कितनी जमीन है, वो सैटेलाइट से मॉनिटर कर सकती है। लिंकेजेस ऑफ फार्मर रजिस्ट्रीज, लैंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटलाइज विद जीआईएस मैपिंग। मैं अभी जो वो बता था जियो टैगिंग, उसकी मैपिंग से डिजिटलाइज कर देगी क्या, अर्बन एरिया के लैंड रिकॉर्ड को, ठीक है। बाकी डिजिटलाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स और इस्टेब्लिशमेंट लैंड रजिस्ट्री, जमीन की जो रजिस्ट्री है उसमें भी रिफॉर्म्स आने वाले हैं बहुत अच्छे। और ये अच्छा भी, क्योंकि ज़्यादातर समय किसी भी डीएम का या किसी भी अधिकारी का गांव में जमीन के मसलों पे, कोर्ट का सबसे ज़्यादा जमीन के मसलों पे जाता है सबसे ज़्यादा समय, तो ये चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी अगर डिजिटलाइजेशन आ जाएगा इस केस में, ठीक है। और एक एनपीएस वात्सल्य सेटअप होगा जिसमें अ प्लान फॉर पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ डेटा गवर्नेंस, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट और डेटा स्टैटिस्टिक्स। सी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कितना सी डेटा के बल पे ही काम कर पाई है गवर्नमेंट, जितना भी कर पाई। अगर कॉमन सिटीजन विल बी फॉर्म्ड इन एनपीएस के अंदर, एक ऐसी कमिटी फॉर्म्ड होगी जो लोगों के इश्यूज को हैंडल करेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, और क्या हुआ है, इनकम टैक्स 1961 को गवर्नमेंट ने रिव्यू किया है, सिंप्लीफिकेशन कर दिया टैक्स का, सिंप्लीफिकेशन और चैरिटीज और टीडीएस, लिटिगेशन और अपील, डीपेनिंग ऑफ टैक्स बेस, ठीक है। चेंजेस इन कस्टम ड्यूटी, फुल्ली एग्जाम 3 कैंसर मेडिसिन को किया है। मोबाइल चार्जर और पीसीबी को 15% पे ले आ दिया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी को उस पर रिड्यूस, कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड और सिल्वर पे भी 6% से 6 कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू 6% पे कर दिया, 6.4% से। तो इससे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगा। रिड्यूस बीसीडी यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी, श्रिम्प और फिश फीड यानी जो झींगा है और जो मछलियाँ के मत्स्य से रिलेटेड चीज़ें, उसको भी, उस पर भी कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने 5 कर दी है, कम कर दी है, 5% कर दिया। एग्जेम्प्टेड मोर कैपिटल गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स एंड पैनल, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। और फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया कस्टम ड्यूटी ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के, उन्हें बूस्ट करने के लिए। डायरेक्ट टैक्स में क्या किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ फाइनेंशियल एसेट अट्रैक्ट 20%, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% लगेगा। और लिमिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो एक्सेप्शन थी, लिमिट थी, उस एग्जेम्पशन लिमिट, उसको 1 लाख से बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गवर्नमेंट ने। एंजल टैक्स हटा दिया है फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स। सिंपलर टैक्स रिजीम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज, प्रोवाइड सेफ हार्बर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनीज। कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 35%, तो कॉर्पोरेट को भी फायदा हुआ है ये, इससे और इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी। अगर हम नई टैक्स रिजाइम को देखें, जीरो से, अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख है तो आपको 0 टैक्स देना है, नील टैक्स देना ऑब्वियसली। अगर 5%, अगर 3 से 7 लाख पे 5%, 7 से 10 पे 10%, 10 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20% और अबव 15 20 लाख, अबव 15 लाख 30% है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीज का था वो पहले 50,000, सैलरीड एम्प्लॉय वो 50,000 था, अब 75,000 हो गया। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इंक्रीज 15,000 से 25,000 पे कर दिया गया, ठीक है। इसे जो फैमिली पेंशन पे होता है टैक्स, जो हमारा मेन इकोनॉमी का पैसा है वो आता कैसे और जाता कहाँ है, ये गवर्नमेंट ने इसमें दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 19% हमारी इकोनॉमी में जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास, वो इनकम टैक्स से आ रहा है,
फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, 18% जीएसटी और अदर टैक्सेस से, 27% जो गवर्नमेंट है वो बोरो कर रही है और लाइबिलिटीज बोरो मतलब अपनी बोरोइंग से यानी कहीं से कर्जा ले रही है कुछ नहीं, 27% वो इकोनॉमी में इन्फ्यूज कर रही है। नॉन टैक्स रिसीट से 9%, 1% नॉन डेट कैपिटल रेट, 4% कस्टम से और 17% कॉर्पोरेशन टैक्स से जो कंपनीज पे टैक्स लगते हैं। ठीक है, ये था, ये ऐसे पैसा आ रहा है हमारी इकोनॉमी में। और जा कहाँ रहा है, देखिए आप, 21% पैसा हमारा जा रहा है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज, स्टेट्स को दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, पेंशन पे 4% जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट 19%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे जिसमें डिफेंस नहीं है उनमें 16% जा रहा है, 6% जो टोटल पैसा उसका सब्सिडीज पे, 8% डिफेंस में, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर पे 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 8%, और जो अदर ऑब्वियसली इकोनॉमी में अदर और भी इनके अलावा खर्चे उन पे 9% गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। ऐसे पैसा आ रहा है और ऐसे जा रहा है। जो मेजर आइटम्स हैं जिन पे हमारा खर्चा हो रहा है वो डिफेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, आप डेवलप्ड इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, तो आपका डिफेंस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, वो भी इंडिया जैसी कंट्री का जो अपने चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ, इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब ऑब्वियसली सब तरफ से चाइना, सब तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो डिफेंस हमारा मजबूत होना चाहिए, फिर ही हम अपनी इंटरनल ग्रोथ पे फोकस कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट 4,54,777 करोड़ रुपए, 773 करोड़ रुपए एक डिफेंस पे खर्चा कर रही है। रूरल डेवलपमेंट पे ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट भी जरूरी है, 2,65,000, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहीं रहती है। एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज पे 1,51,000 और होम अफेयर्स पे 1 लाख, यानी हमारी जो पुलिस है, सिक्योरिटी है, इन सब चीज़ों पे 1,50,000 करोड़ के आसपास करिए। और एजुकेशन पे 1,25,000, आईटी टेलीकॉम पे 1,16,000, हेल्थ पे 89,287। मुझे लगता है ये थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, हमारी जैसी पॉपुलेशन है, थोड़ा और गवर्नमेंट को यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, जिससे बेसिक अफोर्डेबल इलाज सबको मिल पाए। सब कोई भी मतलब बीमारी से तो नहीं मतलब हर बीमारी सबको अफोर्ड कर पाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और यहाँ कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर पे गवर्नमेंट 68, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होने का प्लान है, तो ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर करना 68,760। सोशल वेलफेयर पे 56,501 करोड़, कॉमर्स इंडस्ट्री पे 47,000 करोड़ रुपए खर्चा हो रही है। जो मेजर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनमें जो बड़ी मेजर स्कीम्स हैं उनमें कौन कौन सी? मनरेगा के बारे में सब जानते होंगे। तो मनरेगा पे गवर्नमेंट अब 2023-24 में 60,000 करोड़ खर्चा करी थी, लेकिन अब 86,000 करोड़ खर्चा करेगी। रिसर्च और डेवलपमेंट, जो कि किसी भी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, उस पर गवर्नमेंट पिछली बार 840 करोड़ की थी, इस बार 1200 करोड़ कर रही है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि हमारा ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फिर से जाने के लिए हम जो होमी जहांगीर बाबा जी का सपना था, अब हम स्टेज 3 में पहुंच गए, बट अभी उस पर बहुत कम खर्चा होता है। सी कितना मल्टीफोल्ड बढ़ा है, 442 करोड़ से लेकर 2228 करोड़। तो गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, गवर्नमेंट फोकस्ड है इसकी तरफ कि हाँ हमें न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पे पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सैंक्शंस हैं। हम यूरेनियम नहीं खरीद सकते कि लिमिट से ज़्यादा। जब हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो उसके बाद बहुत सारे सैंक्शंस लग गए थे इंडिया पे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 1200 करोड़ से बढ़ा के 2143 करोड़ रुपए लगाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर, जो वर्ल्ड की नई सिलिकॉन वैली बनाने का सपना है मोदी जी का इंडिया को, तो उसमें क्या है, 3,000 करोड़ से 6,900 करोड़ पे गवर्नमेंट ने वो खर्चा बढ़ाया है। सोलर पे 4,970 करोड़ को ऑलमोस्ट दुगने से भी ज्यादा कर दिया, 10,000 करोड़ कर दिया। एलपीजी पे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है वो 180 करोड़ से 1,500 करोड़ इस बार गवर्नमेंट प्लान करेगी। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब सीधा सीधा यूजर को फायदा मिलता है, सीधा उसके अकाउंट में पैसा जाता है। लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आईडीए स्कीम 1,300 करोड़ से 3,849 करोड़ करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, और तो कुछ इस बजट में था नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सबको सब समझ में आया होगा। ठीक है, एस्पिरेंट्स मतलब जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए ये बजट एनालाइज करना बहुत ज़रूरत है, खासकर मेरे जैसे के लिए जिसको इसी पे इन्वेस्ट करना है इकोनॉमी में। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है मेजर सेक्टर गवर्नमेंट कहाँ खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा उठा रही है। बजट से एक हाईलाइट मिल जाती है साल भर की, कौन कौन से सेक्टर पे गवर्नमेंट फोकस करे। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।